नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत 5 का प्रहार लेकर आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन एक शायर के दिल में दर्द है और वो ये कह रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ इस बार चुनाव जीतते हैं तो फिर वो टिकट कटवा लेंगे यूपी टू कोलकाता। और ये शायर है मुनव्वर राणा। मुनव्वर राणा जिनको शायद हर मामले में दखल अंदाजी जरूरी है। अब सवाल यह है कि क्या मुनव्वर राणा खुद चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं? क्या उनको किसी पार्टी ने कहा है कि आप आइए हमारे साथ और उसके पहले इस तरीके का माहौल बनाना शुरू कर दीजिए? आखिर समस्या क्या है मुनव्वर राणा की? योगी से क्या मुनव्वर राणा को डर लगता है जो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अगर आ गए तो फिर मुसलमानों के लिए एक डर का माहौल हो जाएगा? सवाल यह है, लोगों को बरगला क्यों रहे हैं मुनव्वर राणा? मुनव्वर राणा ने बातों बातों में ओवैसी को वोट कटवा तक कह दिया। अब रिएक्शन का भी इंतजार ओवैसी का रहेगा। लेकिन आज 5 के प्रहार में जो हम पहला सवाल पूछने जा रहे हैं वो सवाल यही है कि आखिर चुनाव आ रहा है तो इस तरीके से बयानबाजियों से क्या जताना चाहते हैं एक शायर मुनव्वर राणा? सवाल ये कि शायर बदनाम डर फैलाने का काम, यानी कि ये मुनव्वर राणा डर फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन क्यों, किसके कहने पर, किसको फायदा हो इसके लिए किया जा रहा है? दूसरा बड़ा सवाल, आतंक पर कार्रवाई मुनव्वर को नहीं भाई, अलकायदा के जो आतंकी पकड़े गए उनको अब लेकर के तमाम बातें कही जा रही मुनव्वर राणा की ओर से। तीसरा सवाल, जनसंख्या पर धर्म वाली राजनीति कब तक होती रहेगी? धर्म की सियासत मुनव्वर राणा भी कर रहे हैं जनसंख्या नीति पर। चौथा बड़ा सवाल, ओवैसी के यूपी आने पर मुनव्वर क्यों चिढ़ लगी हुई है, वो क्यों कह रहे हैं कि वोट कटवा है ओवैसी? और पांचवा सवाल, यूपी में चुनाव आया और इसीलिए क्या डर का माहौल आया है? इन सवालों के साथ शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले रिपोर्ट। मशहूर शायर मुनव्वर राणा किसी पहचान के मोहताज हैं। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीत चुके मुनव्वर राणा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। मुनव्वर राणा ने कहा है कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर यूपी के सीएम बनते हैं तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। बयान आया है जिसमें आपने कहा है कि ओवैसी की मदद से अगर योगी जीतेंगे तो मैं मतलब यूपी छोड़ जाऊंगा, क्या ऐसा आप कहते हैं? हाँ, मैंने कहा है, मैंने हाँ। ये ओवैसी की बेवकूफी से अगर यहाँ योगी जी अगर जीतते हैं, यानी भाजपा जीतती है, ठीक है, यानी अगर वो उसी तरह मुसलमानों को भड़का सकते हैं जैसे शैतान भड़काता है, यहाँ के लोग अगर उसके भड़काने में आ जाते हैं तो फिर इसका मतलब है कि फिर हम बहुत शौक से कलकत्ता छोड़ करके हम वापस आ गए थे अपने वतन, तो हम वापस चले जाएंगे, कलकत्ते में रहेंगे, उससे किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कम से कम मुझे ये सुकून रहेगा कि कम से कम मैं तो मौजूद नहीं हूँ, इस गुनाह में मैं शामिल नहीं। तो सीएम योगी का फिर से यूपी में जीतना मुनव्वर राणा को इतना नागवार गुजरेगा कि वो यूपी छोड़ देंगे। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले मुनव्वर राणा यूपी छोड़कर कोलकाता जाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में असली सवाल ये है कि आखिर सीएम योगी के खिलाफ इतनी नफरत क्यों? लखनऊ के काकोरी से एटीएस ने अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन मुनव्वर राणा तो एटीएस का भी माखौल उड़ाने से नहीं चुके। देखिए, एटीएस तो किसी को भी पकड़ सकती है, किसी को भी, और सिर्फ यही देने की मुझे यहाँ से पकड़ ले, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हो वहां से पकड़ ले जाएगी, वहां बैठ के बम बना रहा था और एक ऐसा उसने कुकर बनाया है जिसके अंदर एटम बम फिट हो जाता है और वो पूरा उड़ा देगा लखनऊ और दिल्ली और बम्बई। चाहे पुलिस की बात हो या फिर सरकार की विकास की नीति हो, मुनव्वर राणा को कुछ भी बर्दाश्त नहीं। जनसंख्या विस्फोट देश की सबसे बड़ी समस्या है। सालों से संयुक्त राष्ट्र संघ भी बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है। बढ़ती जनसंख्या पर कंट्रोल करना भारत के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जब सीएम योगी इस पर कोई ठोस कदम उठाने की कोशिश करते हैं तो मुनव्वर राणा इसे धर्म के चश्मे से देखते हैं। तो मुसलमान भी ये मान के चलता है कि 1-2 एनकाउंटर में मारे जाएंगे, 1-2 काकोरी में पकड़े जाएंगे, एक आध ट्रक के नीचे आकर के मर जाएगा, एक आध कोरोना में मर जाएगा, एक ही रह जाए कम से कम जो हमारे मरने के बाद नगर पालिका को हमारी लाश न उठाना पड़े। मुनव्वर राणा अपने कुतर्क से जनसंख्या विस्फोट की वकालत कर रहे हैं, लेकिन कभी यूपी में जबरन हुए 1000 हिंदुओं के धर्मांतरण पर कुछ नहीं बोलते।
एटीएस खुलासा कर चुकी है कि देश के कई राज्यों में जबरन धर्मांतरण का नेटवर्क चल रहा था, विदेशों से फंडिंग हो रही थी, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन मुनव्वर राणा है जिन्हें ये सब दिखता नहीं, वो अपने कुतर्कों पर कायम है। ये सब फर्जी है भाई। 1,000 लोग हिंदू हो जाएंगे? क्या हिंदू इतना कमजोर है? क्या हिंदू इतना कमजोर है कि ये पंचर जोड़ने वाली कौम, जिसको आप कहते हैं पंचर जोड़ने वाली कौम, वो इतने पैसे दे दिए उसने कि वो सब 1,000 लोग मुसलमान हो गए? ये सब फर्जी है भाई। 1,000 लोग हिंदू हो जाएंगे? क्या हिंदू इतना कमजोर है? क्या हिंदू इतना कमजोर है कि ये पंचर जोड़ने वाली कौम, जिसको आप कहते हैं पंचर जोड़ने वाली कौम, वो इतने पैसे दे दिए उसने कि वो सब 1,000 लोग मुसलमान हो गए? तो साफ है कि योगी जब आतंकवाद पर प्रहार करते हैं, जबरन धर्मांतरण गिरोह की पोल खोलते हैं और जनसंख्या नीति बनाकर यूपी के विकास का रास्ता साफ करते हैं, तो मुनव्वर राणा की डर वाली शायरी निकलने लगती है। यूपी में इसी डिजाइनर डर पर करेंगे 5 का प्रहार। और मैं तो कहूंगी, अगर मुनव्वर राणा ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो क्या मुनव्वर राणा को विवाद पसंद है? क्योंकि हर एक विषय पर मुनव्वर राणा बोलते हैं, लेकिन उस सोच में सकारात्मकता कम, नकारात्मकता ज्यादा नजर आती है। अब सवाल ये है कि अगर कोई संदेश देना चाहते हैं एक समाज को मुनव्वर राणा अपनी शायरियों के जरिए, क्योंकि शायरियों में अलग बात होती है और जो उनके असली बोल है उसमें मानसिकता अलग होती है। लेकिन देखिए किस तरीके से जो मुनव्वर राणा है वो हमेशा ही, चाहे देखिए अब चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश के, तो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अगर दोबारा आते हैं तो फिर मैं कोलकाता चला जाऊंगा। काकोरी कांड पे भी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक आध लोग इधर से पकड़े गए, उधर से पकड़े गए, और एक साफ तौर पे एक समुदाय से इसको जोड़ दिया उन्होंने। इसके बाद धर्मांतरण को लेकर भी उन्होंने विवादित बयान दे दिया। जनसंख्या वृद्धि को लेकर के जब नीति बनाने की बात हो रही, इस पर भी उन्होंने बयान दिया। अब सवाल तो यह है कि ये तमाम वो विषय है जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है और इस पर एक्शन ले रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो क्या ये एक्शन बुरे लग रहे हैं? जो ये बात कही जा रही है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, वो प्रचार कर रहे हैं और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा और योगी आदित्यनाथ इसके सहारे जीत जाएंगे। अब सवाल यह है कि आखिर मुश्किल क्या है मुनव्वर राणा की? मुनव्वर राणा क्या खुद राजनीतिक मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए वो हवाबाजी कर रहे हैं? अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं जो आजकल से उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत सुर्खियां बटोर रही है। ओवैसी की तस्वीर देख रहे हैं, AIMIM चीफ जो 2 दिन पहले मुरादाबाद में थे, उसके पहले वो किस तरीके से बहराइच गए और वहां पर भी काफी विवाद सामने आया था जब वो मजार पर गए थे। अब क्या इन्हीं तस्वीरों के बाद ये कहा जा रहा है मुनव्वर राणा की ओर से कि ओवैसी तो वोट कटवा है और जो वोट है अगर वो डिवाइड हो जाता है तो उसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा? तो ये डर किस बात का है? कोई भी पार्टी जीते, कोई भी पार्टी हारे, कोई भी पार्टी आए, कोई भी पार्टी ना आए, ये तो जनता की पसंद होती है ना, मुनव्वर राणा की पसंद थोड़ी ना हो सकती है। और इसीलिए मैं आज ये सवाल करूंगी। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है और ये देखिए यही तस्वीरें हैं। फिलहाल इस वक्त मनोज यादव जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के, स्वागत है आपका। संगीत रागी जी मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजीव उनियाल जी मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आसिफ रमजीज हमारे साथ जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अतुल सक्सेना मेरे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। दानिश कुरैशी मेरे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। मेरे साथ डॉक्टर सतीश प्रकाश है, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जरा मैं लखनऊ का रुख करती हूँ जहां पर चुनावी बयार बड़ी तेज है और मेरे साथ मेरी सहयोगी इस वक्त शिखा जुड़ चुकी है। शिखा, जो लोग वहां मौजूद है अगर वो कुछ बोल पाए कि मुनव्वर राणा को डर क्यों लग रहा है योगी आदित्यनाथ से? बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, देखिए उन्होंने तमाम ऐसे बयान दिए हैं जिसने राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। और देखिए यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जो मशहूर शायर हैं मुनव्वर राणा, उन्होंने कहा है कि अगर इस बार फिर से योगी आदित्यनाथ जीतते हैं तो मैं यूपी छोड़ दूंगा। ये गलत बात है। योगी आदित्यनाथ जैसा कोई भी सीएम इस दुनिया में नहीं पैदा हुआ है, ना होगा। योगी आदित्यनाथ बहुत काम किया है और बहुत काम करेंगे और मुनव्वर राणा के कहने से कुछ नहीं होने वाला है। मुनव्वर राणा इज नथिंग। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि ओवैसी अगर साथ देंगे योगी आदित्यनाथ का, यानी कि ओवैसी भी इस बार उतर रहे हैं, अगर वो साथ देंगे तो मैं यहाँ से यूपी छोड़ दूंगा। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, आप क्या कहेंगे? गलत कही है। जो कह रहे हैं यहाँ से देश छोड़ेंगे, वो छोड़ेंगे भी नहीं। मैं इस बात से देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही जा रही है, वो कह रहे हैं छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये कहा जा रहा है। क्या कहे? मैम वो कह रहे हैं, खाली झूठ कह रहे हैं। बाकी योगी जी को ऐसा नहीं, सवाल ये है कि उन्हें योगी आदित्यनाथ से दिक्कत क्यों है? पता नहीं, ये तो वही बता सकते हैं। फिलहाल दिक्कत न होती तो ऐसा कहते ही क्यों? बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ से दिक्कत क्यों है?
योगी आदित्यनाथ से इसलिए दिक्कत है, ये लोग हिंदुत्व का झंडा आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और वो लोग हिंदुत्व को मानते नहीं है, केवल मुस्लिम वाला काम करते हैं। और जैसे एटीएस ने जो आतंकवादी पकड़े हैं उनको लेकर भी उन्होंने विवादित बयान दिया है कि मुझे भी पकड़ के ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो देशद्रोही वाला काम है। जो ऐसा बयान देता है वो 100% देशद्रोही है, उस पर देशद्रोही का केस होना चाहिए। बिल्कुल शिखा लोगों का देखिए, क्या ये कहना है कि जनता अगर है जो ऐसा सब कहा है जानती कि है, ATS को लेकर भी इसीलिए बोला है तो तो वो कहते हैं ना कि राजनीति के मैदान में, चुनावों के मैदान में अगर कोई आगे होता है जिसका फैसला सर्वोपरि होता है, वो जनता है। और इसीलिए कहते हैं जनता सब कुछ जानती है, ये सब कुछ जानते हैं कि किसके बयानों का क्या मतलब है और कौन किस तरीके से किसको फायदा पहुंचाना चाह रहा है, ये साफ तौर पर नजर आता है। और मैं जरा डिबेट की शुरुआत अतुल सक्सेना जी आपके साथ और संजीव उनियाल जी आपके साथ करना चाहती हूँ। तो अतुल सक्सेना जी, मुझे ये बताइए कि ओवैसी को वोट कटवा बता रहे हैं और सीधा सीधा इसका फायदा बीजेपी को ना हो जाए, ये कहा जा रहा है मुनव्वर राणा की ओर से। आप लोगों को तो वो भूल चुके हैं, आप लोगों के बारे में तो जिक्र ही नहीं करते हैं। देखिए, जिस तरीके से मैं आपको सुन रहा था श्वेता जी, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि मुनव्वर राणा एक उर्दू के मशहूर शायर हैं जो दशकों से जो है हमारा आपका जो है गज़लों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से मनोरंजन करते आ रहे हैं और लोगों को उनकी शायरियाँ पसंद आती हैं। तो देश की वो धरोहर हैं। योगी जी के जो बयान अभी आप जो दिखा रहे थे, तो जिस तरीके से एक जो साहित्यकार होता है वो उसकी सोच हमारे और आपकी सोच से अलग होती है। वो अपनी रचनाओं के माध्यम से देश में, प्रदेश में सुधार लाने की बात करता है। जिस तरीके से मुनव्वर राणा एक साहित्यकार होते हुए उनके आहत हुई है, चोट हुई है, क्योंकि जो भाजपा है वो केवल धर्म जात की राजनीति करती है और यदि इस तरीके से हमारे देश में हमारे साहित्यकारों का अपमान होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि चोट लगना स्वाभाविक है। और जिस तरीके से मुनव्वर राणा जी ने बात कही है बीजेपी का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं मनोज यादव जी से पूछ लेती हूँ। मनोज यादव जी, मुझे बता दीजिए जरा कि यहाँ पर साफ तौर पे कहा जा रहा है आहत हुए। मेरी बात पूरी नहीं हुई है अभी। मुनव्वर राणा जी आहत हुए, हाँ बता दीजिए सर, 10 सेकंड बात पूरी कर लीजिए फिर श्वेता जी, ऐसा ये बताइए, मनोज जी 10 सेकंड में जरा पूरी कर ले अतुल जी, फिर आती हूँ। हाँ देखिए श्वेता जी, क्या है कि जब प्रदेश में, देश में भाजपा जो है केवल धर्म जाति की राजनीति करती है और जिस तरीके से अभी आपने देखा कि ओबीसी जो है वोट कटुआ का काम करते हैं, हालांकि बंगाल में उन्हें इसका जो है लाभ नहीं मिला, परंतु ये सब जानते हैं कि जिस तरीके से ये ओबीसी की टीम है ये भाजपा की बी टीम है और जिस तरीके से ओबीसी ने उत्तर प्रदेश में आने का काम किया है, ये भाजपा को सपोर्ट करने का काम किया है, जिससे कि ये वोट बटे और बट करके इसका फायदा भाजपा को पहुंचे। तो ये ओबीसी जो है भाजपा के लिए ही काम करते हैं, भाजपा की भी टीम है। और यदि इस तरीके से जो आज जुल्म जाती हो रही है, जो हमारा देश का, प्रदेश का व्यक्ति इस जुल्म जाति को सह रहा है, मुझे तो लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में योगी जी आते हैं, मुझे तो लग रहा था चल रहा है दुराचार, ये जो दुराचार अराजकता जो चल रही है, इसे आज लोग समाप्त करना चाहते हैं। नहीं है, सबको ये लग रहा है कि बस वोट कट जाए, इसको फायदा ना हो, उसका फायदा ना हो, और उसी तरीके से किसी तरीके से मेल मिलाप करके हमारी सरकार बन जाए। अरे अपनी भी तो परवाह कर ली जाए। मुनव्वर राणा ये कह क्यों रहे हैं, इसको तो समझना होगा ना। ऐसा है कि श्वेता जी, मनोज जी, तो समझना होगा ना, मुनव्वर राणा की पसंद तो नहीं चलेगी, यहाँ पे जनता की पसंद चलेगी। जी अतुल जी जो बोल रहे हैं, अतुल जी ने जो कहा, जो पार्टी मई समीकरण पर अपना जीवन भर राजनीति की है, मुस्लिम यादव समीकरण पर राजनीति की है, जो वोट बैंक की राजनीति करती है, जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, वो हमको पाटना पड़ा है पहली बार। दूसरा विषय, मुनव्वर राणा जैसे जो लोग हैं, जिनका ये लोग जो, अरे यार क्या तरीका है भाई, क्या तरीका है भाई, क्या तरीका है, अतुल जी आपने बात रख ली ना। आप ये देखें जिस तरीके से भाजपा ने राम मंदिर में उसी का तो वो जवाब दे रहे हैं। और आज राम मंदिर नहीं, रोटी का सवाल भाजपा ने सबके सामने खड़ा कर दिया है। आज रोटी को परेशान है। अरे मंदिर तो चढ़ाने, उत्तर प्रदेश में जो गुंडाई कर रहे हैं टीवी, आप पहले सुन तो लीजिए मनोज जी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा यहाँ पे, फिर आएंगे आप। मनोज जी बात पूरी करिए। पंचायत के चुनाव में मनोज जी आप लोगों ने किस तरीके से अतुल जी आप पंचायत चुनाव ले आइए, मुनव्वर राणा का विषय पर आप पुनः पंचायत चुनाव ले आइए, कोरोना भी ले आइए, महंगाई भी ले आइए, बेरोजगारी भी ले आइए, धर्म परिवर्तन भी ले आइए। वो सबने देखा है। अरे सबने सब देखा है, जवाब तो लेने दीजिए अतुल जी, जवाब तो लेने दीजिए मुझे। मनोज जी बोलिए, आप जनसंख्या, मनोज जी बोलिए। अतुल जी शांत हो जाइए। अरे जिनके थाने गुंडई, जिनके थाने सपा के गुंडे चलाते थे, जिनकी यूएसपी गुंडई रही है, जिनका
कानून तंत्र जहां पर था नहीं, वो लोग यहां पर टीवी चैनल पर आकर भी गुंडाई ना करें, थोड़ा शांति से सुन लीजिए। देखिए ऐसा है, मुनव्वर राणा जैसे लोगों का ये क्यों इस पर ये चादर डालने का काम कर रहे हैं? जो ये अवार्ड वापसी गैंग है, जो लिबरल गैंग है, वो देश की छवि खराब करने का बार बार प्रयास करती है। अब ये बताइए कि जो बोल रहे हैं कि जो लोकतांत्रिक तरीके से बहुमत वाली जो सरकार है, उसको बोल रहे हैं कि यहां अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। अरे जिस देश में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है, जिस देश के अंदर हामिद अंसारी, जिस देश के अंदर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति तक बने हैं, सर्वोच्च पदों तक गए, उस देश में इन लोगों को रहने के लिए बोल रहे हैं कि हमें यहां रहने के लिए हमें असुरक्षित महसूस हो रहे हैं, डर लगता है। क्यों डर लगता है? इनको बंगाल में डर नहीं लगेगा, जो जिहादियों का नया अड्डा बन गया है, जहां बंगाल के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहां इनको डर नहीं लगेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में इनको डर लगेगा, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी है। और मुनव्वर राणा जैसे लोग जिनको सर आंखों पर पूरे हिंदुस्तान ने बैठाया है, वो बार बार देश की छवि खराब करने का प्रयास करते हैं। चाहे सीए का मामला हो, एनआरसी का मामला, उस समय इनको डर लग रहा था, राम मंदिर का जो फैसला उसके ऊपर इनको डर लग रहा था, और अभी ये बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी अगर दोबारा आ जाएंगे तो हमको डर लगेगा। जैसा आप कह रहे हैं कि हर बात में डर लगता है, हर बात में डर लगता है, तो डर ना लगे इसके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। छवि खराब दानिश कुरैशी, मुनव्वर राणा जैसे लोगों को जिनको डर लगता है, चुप हो जाए तो मैं जवाब दूं। संख्या नेत्री में दानिश कुरैशी, अरे ये चुप तो हो जाए फिर मैं बोलूं। बोलिए आप बोलिए। अब जी, अब सुनिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि देश के अंदर में कलाकारों के साथ जिस तरह भाजपा का बर्ताव रहा है, सारी दुनिया से वो छुपा नहीं है। अभी जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे उस पर मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं बता दूं, हमने देखा MF हुसैन के साथ मोदी सरकार ने, उस वक्त के मुख्यमंत्री रहे मोदी। अरे आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए, श्वेता ने चुप कराइए या तो मैं चुप हो जाता हूँ। चलिए आप बोल लीजिए। अरे एक सेकंड, यहाँ पर ना एक एक करके ही बोलने का मौका मिल रहा है। तो ठीक है, MF हुसैन साहब के साथ में क्या हुआ गुजरात में? नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते सारी दुनिया ने देखा। अब एक और देश के नामांकित कलाकार मुनव्वर राणा जो है, वो ये कह रहे हैं कि योगी के चलते अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। इनकी इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन दूसरा जो उनका स्टेटमेंट है असदुद्दीन ओवैसी जी को लेके, वो बात उनकी, उसके साथ में मेरा इत्तेफाक नहीं है। क्योंकि आप बताइए, इसके पहले के चुनाव जब हुए थे तो क्या AMIM या ओवैसी साहब चुनाव लड़े थे उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पे? जिस तरह से ओवैसी साहब की लोकप्रियता बढ़ रही है, मुझे उनसे ये जानना था कि आपको दिक्कत क्या है। अगर ओवैसी की वजह से हारेंगे तो चले जाएंगे, अगर मुलायम सिंह या अखिलेश की वजह से हारेंगे तो नहीं जाएंगे, मायावती की वजह से हारेंगे तो नहीं जाएंगे, कांग्रेस की वजह से हारेंगे तो नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ सपा के जो प्रवक्ता थे भाई साहब जो कह रहे थे, नहीं, आपने लगता है इस बयान को सही से सुना नहीं है। मैं चाहूंगी संगीत रागी जी को ले आते हैं बीच में। संगीत रागी जी, दानिश कुरैशी जी, मुझे लगता है थोड़ा कंफ्यूज। वो कह रहे हैं मैं पहले वाले बयान से सहमत नहीं हूँ, दूसरे वाले बयान से मैं जरा सहमत हूँ। अरे बयान का मतलब तो एक ही है कि योगी आदित्यनाथ से परेशानी है, उनसे डर है, चाहे ओवैसी वोट काटे या कोई और काटे। सपा ने कुछ किया होता तो अरे आप सबको ले आएगा, मैं जरा संगीत रागी से पूछ रही हूँ, लेकिन ये डर है क्यों? मुनव्वर राणा को बात में डर लगता है। ठीक है, चलिए जी संगीत रागी। देखिए श्वेता, मुनव्वर राणा का जो बयान है राजनीति से प्रेरित है। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान वोटरों और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। वो समाजवादी पार्टी को जिताना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, इसीलिए वो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। दूसरी बात, एक सबसे बड़ी बेहद गंभीर और सोचने वाली बात है कि कितनी बेशर्मी से मुनव्वर राणा जैसा आदमी बोल रहा है कि मुसलमानों का वोट कट जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और बहुत सारे ऐसे लोगों ने बंगाल में कहा था कि यदि हिंदू एकजुट कल लोग ये आह्वान करना शुरू कर दें, कल मंदिरों से सारे हिंदू के पुजारी, सारे महंत, सारे ये बात करना शुरू करें कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुसलमान है वो जिन्ना की आत्मा फिर से जिंदा हो चुकी है। इन मुसलमानों को राजनीतिक हैसियत से खदेड़ने के लिए ये आवश्यक है कि हिंदू जोलबंद हो, हिंदू डटकर अपने जातीय विमर्शों से बाहर निकल करके इन मुल्लों को निश्चित तौर पर राजनीति के हाशिए पर छोड़े। कल ऐसी बात यदि होती है तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या होगा। लोग यही कहेंगे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी कम्युनलाइज कर रही है चीजों को, लेकिन कौन कर रहा है?
ये एक मुसलमानों की औसत मानसिकता यही है। मुनव्वर राणा एक अकेला व्यक्ति नहीं है। मुनव्वर राणा जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कॉमनल है, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति इस्लाम की बात करता है और इस्लाम की जहां बात करेगा वो कॉमनल जरूर बनेगा, वो सेक्युलर बन ही नहीं सकता है। सामान्य मुसलमान जो पढ़ा हुआ नहीं है मुसलमान, वो हिंदू समाज के साथ रहता है, उसमें नफरत नहीं होती है, उसमें इस प्रकार की चीजें नहीं है, पाकिस्तान परस्ती नहीं होती है। लेकिन संगीत रागी जी, सवाल इस बात का होता है, उस वाली बात को लेकर के मुनव्वर राणा क्यों नहीं बोलते जहां उनके बेटे ने किस तरह से एक झूठी कहानी रची थी। वो चुनावों की बात करते हैं, किसान आंदोलन की बात करते हैं, जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं, तमाम विषयों की बात करते हैं जो चुनावों में संबंधित हो सकती है उत्तर प्रदेश में। सिवाय वो बात जो चर्चा का विषय बनी और उसमें कैसे एक झूठी कहानी रची गई थी एक पारिवारिक विवाद में, उस पर क्यों मुनव्वर राणा चुप है? उस पर क्यों नहीं उनको समझ में आता है? बड़ा इंटॉलरेंस क्यों नहीं नजर आती ये बातें? देश में कुछ भी होता है तो हर एक बात में कहते हैं इंटॉलरेंस इंटॉलरेंस। बेटे ने जो किया वो सब कुछ सही थे। मैं जरा तस्वीर दिखाती हूँ, उसके बाद सतीश जी आपके पास आऊंगी। मैं जरा वो तस्वीर आप दिखाने जा रही हूँ जिस पर अगर सवाल कर लिया जाएगा तो मुनव्वर राणा को मिर्ची लगती है। ये देखिए, ये मुनव्वर राणा का बेटा है, किस तरीके से वो जमीन जो विवादित जमीन इनके पारिवारिक मामले की है उस पर वो फायरिंग कर रहा है। लेकिन ये बात का वीडियो, वो उसके पहले का वीडियो, किस तरह से एक झूठी कहानी रची गई थी मुनव्वर राणा की ओर से, खुद पर फायरिंग करवाई गई थी और आरोप अपने चाचा पर लगाया गया था और ये उनका पारिवारिक विवाद था। लेकिन उसमें क्यों उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की गई थी? सवाल ये है। ये देखिए, ये वो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूं कि कैसे एक बुरी झूठी कहानी रची गई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा करने के लिए एक झूठी थ्योरी रची गई थी और आखिर इस पर मुनव्वर राणा क्यों नहीं बोलते हैं? मुनव्वर राणा इस पर क्यों चुप रहते हैं? क्या बेटे की हरकत पर उनको नाज है? सवाल तो ये है, क्यों नहीं बोलते खुल करके कि मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लो और उसने गलत किया है? क्या ये गलत नहीं है जो चुनावों को लेकर, हर एक विषय को लेकर के, हर एक विषय को लेकर सिर्फ और सिर्फ कमनल करने की कोशिश की जा रही है? जरा मैं सुनाती हूँ आपको मुनव्वर राणा का वो स्टेटमेंट जिसमें वो कैसे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ आ गए तो वो छोड़ के चले जाएंगे उत्तर प्रदेश को। बयान आया है जिसमें आपने कहा है कि ओवैसी की मदद से अगर योगी जीतेंगे तो मैं मतलब यूपी छोड़ जाऊंगा। क्या ऐसा आप कहते हैं? हाँ, मैंने कहा है। मैंने हाँ, ये ओवैसी की बेवकूफी से अगर यहाँ योगी जी अगर जीतते हैं, यानी भाजपा जीतती है, ठीक है, यानी अगर वो उसी तरह मुसलमानों को भड़का सकते हैं जैसे शैतान भड़काता है, यहाँ के लोग अगर उसके भड़काने में आ जाते हैं तो फिर इसका मतलब है कि फिर हम बहुत शौक से कलकत्ता छोड़ करके हम वापस आ गए थे अपने वतन, तो हम वापस चले जाएंगे, कलकत्ते में रहेंगे, उससे किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कम से कम मुझे ये सुकून रहेगा कि कम से कम मैं तो मौजूद नहीं हूँ, इस गुनाह में मैं शामिल नहीं हूँ। तो मुसलमान भी ये मान के चलता है कि एक दो इनकाउंटर में मारे जाएंगे, एक दो काकोरी में पकड़े जाएंगे, एक आध ट्रक के नीचे आकर के मर जाएगा, एक आध कोरोना में मर जाएगा, एक ही रह जाए कम से कम जो हमारे मरने के बाद नगर पालिका को हमारी लाश न उठाना पड़े। तो ये देखिए क्या कुतर्क है, किस तरीके का जो लॉजिक है वो तो मुझे लगता है मुनव्वर राणा के अलावा किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा, और शायद उन लोगों को समझ में आ रहा होगा जिनको एक संदेश देने की कोशिश मुनव्वर राणा कर रहे हैं अपने इन स्टेटमेंट्स के जरिए। डॉक्टर सतीश प्रकाश और संजीव उनियाल जी, जरा मैं आपसे समझना चाहती हूँ। डॉक्टर सतीश प्रकाश, ये शायरी करे अच्छी बात है, साहित्य की बात करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो विषय जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सी कर करके एक माहौल बनाने की कोशिश होती है, उसकी जरूरत क्या है? नहीं, देखिए श्वेता जी, ये सच है कि मुनव्वर राणा जी इस देश के एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं और पूरे देश की एक सांस्कृतिक धरोहर भी है। लेकिन आप पिछले समय को नहीं इग्नोर कर सकते। पिछले समय में जिस तरीके की घटनाएं घटी, चाहे उसको उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ नाकामी भी हम कह सकते हैं, हालांकि अपराधियों के साथ अपराधी जैसा व्यवहार हो, हमारा कहना यह है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की जो टैकल करने का, इस अपराध से निपटने का जो तरीका था, वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर नहीं था। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस चाहती तो इस मामले को आराम से निपटा सकती थी, और मुनव्वर राणा जी ने जिस तरीके की बातें की, शायद वो उससे बच सकते थे। मेरा मानना यह है कि चूंकि वो एक बड़े साहित्यकार हैं और वो एक पॉलिटिकल आदमी नहीं है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मुनव्वर राणा जी एक साहित्यकार है और वो एक साहित्यकार की तरीके से सोचते हैं। उनको जो लग रहा है, जिस तरह की उन्होंने कहा है जनसंख्या के ऊपर जो उन्होंने मुझे एक बात बताइए सतीश जी, मैं चाहूंगी
संजीव नियाल जी भी इस पर जवाब दे दे। सतीश जी, एक बात मुझे बताइए, क्यों नहीं आपने बोला कि उनके जो बेटे ने झूठी कहानी रची थी उसके बाद तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए? मैंने कहा आपने कहा अच्छे से, अगर यूपी पुलिस ने डील किया होता है, अच्छे से तो डील किया, तभी तो सच सामने आ गया था सर। और कैसे डील करना चाहिए था? आतंकियों पर आप उत्तर प्रदेश की पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हैं, जनसंख्या वृद्धि के नाम पर आप फिर योगी सरकार को ले आते हैं। इतनी तो समस्याएं हैं मुनव्वर राणा को। मुनव्वर राणा कहते हैं कि मैं तो कोलकाता से वापस अपने वतन आ गया था, उत्तर प्रदेश उनको अलग वतन नजर आता है। क्या क्या कहा गया है? मुझे तो लगता है आप लोगों ने सीरियसली सुना नहीं है। सुनिए जरा। नहीं देखिए, सुनिए सतीश जी आ रही है। सतीश जी, आप काफी गंभीर इंसान है सर, मैं आपके जो बयान है उनको भी बहुत गंभीरता से लूंगी। जरा सुनिए क्या बोला है, इसके बाद जाऊंगी संजीव नियाल जी के पास। मैंने कहा, देखिए एटीएस तो किसी को भी पकड़ सकती है, किसी को भी, और सिर्फ यही देने की मुझे यहाँ से पकड़ ले, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हो वहां से पकड़ ले जाएगी, वहां बैठ के बम बना रहा था, और एक ऐसा उसने कुकर बनाया है जिसके अंदर एटम बम फिट हो जाता है, और वो पूरा उड़ा देगा लखनऊ और दिल्ली और बम्बई और ये सब फर्जी है भाई। 1,000 लोग हिंदू हो जाएंगे? क्या हिंदू इतना कमजोर है? क्या हिंदू इतना कमजोर है कि ये पंचर जोड़ने वाली कौम, जिसको आप कहते हैं पंचर जोड़ने वाली कौम, वो इतने पैसे दे दिए उसने कि वो सब 1,000 लोग मुसलमान हो गए। और पुलिस को तब मालूम हुआ, एटीएस को, जब 1,000 हो गए। पहले तो 100 हुए होंगे ना, ऐसा तो नहीं 1,000 आदमी जाके कलमा पढ़ लिया। पहले 100 हुए होंगे, फिर 200 हुए होंगे, फिर 500 हुए होंगे। तो फिर इस एटीएस से फायदा क्या है? पैसा खर्च कर रहे हैं कि उसको मालूम ही नहीं हुआ। संजीव नियाल जी, मुझे तो ऐसा लगता है मुनव्वर राणा इन सारी कार्रवाइयों से बड़े नाखुश हैं। वो शायद ये सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे और देखती रहे, तमाशा देखती रहे। इससे शायद बड़ा सुकून मिलता मुनव्वर राणा जैसे लोगों को। उनको बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि एक्शन हो रहा है। श्वेता, मुझे लगता है कि इससे एक बात तो बिल्कुल सेटल्ड हो गई, स्टैब्लिश हो गई कि चाहे पेंचर लगाने वाला हो, चाहे एटीएस में मारे जाने वाला हो, चाहे वो ऐसा साहित्यकार हो जिसको कि एकेडमी पुरस्कार मिला है, दे आर सेलिंग इन द सेम बोट। मानसिकता एक जैसी है। जब भी सुशासन होगा, विकास होगा, कड़ाई से कानून का पालन किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत तरीके से रखा जाएगा और एग्जीक्यूट किया जाएगा रूट लेवल पर आईएएस आईपीएस द्वारा, तो इस तरह के लोग सामने आएंगे और ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ, चाहे मैं नेशनल एकेडमी रिवॉर्ड में जीत चुका हूं, चाहे आपने मुझे पलकों पे रखा है, परंतु मैं आज भी पेंचर वालों के साथ, आज भी मैं डाकुओं के साथ, आज भी मैं मक्कारों के साथ, आज भी एंटी नेशनल के साथ खड़ा हूं। तो जाग जाइए, अब चेतने का वक्त है, अब चेतने का वक्त है। ऐसे समाज को जाति और विभागों में सब चीज बढ़ गया है, आज आपको जागने की जरूरत है। जिस व्यक्ति को आपने हमेशा पलकों पर बिठाया, बेस्ट आपने अवार्ड दिए, जिसको कि आपने साहित्यकार है, धरोहर के मुसलमानों के साहित्यकार नहीं है, वो भारत के साहित्यकार है, देखिए देश के साहित्यकार है, बातें करता है, बीजेपी के साहित्यकार नहीं होंगे, साहित्यकार की जात नहीं होती, साहित्यकार का धर्म नहीं होता। अगर कोई साहित्यकार है और साहित्यकार ने सवाल उठाए सरकार के ऊपर, सरकार को गंभीरता से पता करना चाहिए। आप रहे हो मुनव्वर, तुम्हारा बेटा ओपन अपने चर्चाओं से बचा मैं जरा सतीश जी और संजीव जी, मैं जरा चाहती हूँ मैं आसिफ जी के पास चली जाऊँ। काफी देर से वो भी इंतजार कर रहे हैं, मैं एक भी बात अभी उनसे नहीं कर पाई हूँ। आसिफ जी और अतुल सक्सेना, जरा एक मिनट। सतीश जी, आपने दो बातें यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण कही, मैं कहूँगी दोबारा से गौर करिए। संजीव जी एक मिनट संजीव जी। आसिफ जी, मुझे एक बात बताइए, संजीव नियाल कह रहे हैं कि मुनव्वर राणा मुसलमानों के शायर नहीं है, लेकिन वो पैरवी किसकी कर रहे हैं सबको पता है। एक बार भी उनको दर्द क्यों नहीं हुआ जब धर्मांतरण के मामले सामने आए, जबरन धर्मांतरण के? उन्होंने क्यों नहीं दोनों पक्षों की बात की? दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि साहित्यकारों का इस देश में किस तरीके से क्या हश्र हुआ, सबने देखा। क्या ऐसा हश्र हुआ है? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ। सम्मान दिया गया और वो सम्मान वापस कर दिया गया, हश्र ये जरूर हुआ है। तो ये लोग किस तरीके की बात कर रहे हैं? श्वेता जी, मशहूर शायर मुनव्वर राणा के इस बयान का सबसे पहले मैं तो खंडन करता हूं, और मैं एक पढ़ा लिखा मुसलमान हूं। मैं सांप्रदायिकता नहीं चाहता हूं और मोहब्बत फैलाने की कोशिश करता हूं।
तो कोई भी ऐसा मुसलमान, कोई भी पढ़ा लिखा या कैसा भी मुसलमान, वो मुनव्वर राना के इस स्टेटमेंट को ठीक नहीं कह सकता है। और उन शायर के एक शेर के जरिए ही मैं एक बात रखना चाहूंगा कि अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन नहीं आया तो किधर जाएंगे। अब जब वो घबरा के ये कह रहे हैं कि हम यूपी से कलकत्ता चले जाएंगे और वहां भी चैन नहीं मिला, पॉलिटिकल पार्टी तो बदलती रहती है, कल को वहां पे कोई सरकार दूसरी बदल गई तो क्या वहां से वो पाकिस्तान या अफगानिस्तान या कहीं अरब वर्ल्ड में जाएंगे? तो ये घबरा के भागने वाली बात कोई मुसलमान ऐसी बातें नहीं कर सकता। रागी जी से भी मैं ये कह कि चाहे वो पढ़ा लिखा मुसलमान हो या दूसरा भी हो, हर कोई देश के लिए अच्छा सोचता है। और इस तरह की जो नफरत की बात जो अभी मुनव्वर राना साहब की तरफ से एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट आया है और उनका जो असदुद्दीन ओवैसी साहब से जो उनकी प्रॉब्लम है, ये बात कोई फेवर नहीं कर सकता। और मैं तो कह रहा हूँ कि इसको कंडेम करता हूँ और इसको कोई भी यानी आसिफ जी, क्या आप ये मानते हैं कि जबरदस्ती लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, खास मैसेजिंग है, मुनव्वर राणा अपने इस बयानों के जरिए खास मैसेजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जबरदस्ती लोगों के मन में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? जब इलेक्शन सामने है और ध्रुवीकरण की बात चल रही है और जब लोग कहते हैं अलग अलग पार्टीज अपने अपने तरीके से इस मुद्दे पे आएंगे और इसमें इस तरीके का एक मुद्दा देना, इससे तो इंटेंशन का पता चलता ही है कि कहीं ना कहीं आप एक वोट बैंक, हमेशा से वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होती रही है। ओवैसी ने क्या किया है? और आपको मैं बताऊं कि अब कलकत्ते हो, बंगाल में जो इलेक्शन हुआ, या मुसलमानों को भी अंदाजा है कि उनकी कोई क़यादत करता है नहीं और सारे लोग बातें करते हैं। ये राणा साहब क्या हमारे कोई लीडर हैं? वो भी हमारे लीडर नहीं है। और अगर उनको तो एक शेर के जरिए ये कहना चाहिए कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, तो हमें तो मोहब्बत पहुंचाना चाहिए। नफरत की बात करेंगे तो उन तमाम लोगों को अतुल जी जवाब दीजिए, दे रहे हैं। मैं कहूंगी सब लोग अपने जवाब संक्षिप्त में रखिए, 2 मिनट है सिर्फ मेरे पास। अतुल जी, श्वेता जी, अगर आप जरा सा मुझे 10 सेकंड का आसिफ जी 10 सेकंड ले लीजिए, इसके बाद में सबके पास जाते हैं। और जिस तरीके से कई उस पर 1 मिनट 10 सेकंड आसिफ जी। कोई भी एक पढ़ा लिखा इंसान इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप पीठ दिखाकर कहीं भागे। और ये ओवैसी से कुछ भी नहीं होने वाला यूपी में, मैं आपको बता दूं। बंगाल में आपने देखा और मुसलमानों को ये बिल्कुल अतुल जी, लेकिन अब मैं अतुल जी सवाल तो यही है ना कि ये नफरत की राजनीति क्यों शुरू कर दी मुनव्वर राणा ने, जो कि खुद राजनीति में नहीं है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए नफरत की राजनीति, जो भी नफरत की राजनीति। हाँ बोलिए। जैसे भाई साहब ने अभी ये जो बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात करी, मोहब्बत की बात करी, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ। परंतु जिस तरीके से इन्होंने बात करी, मैं ये कहता हूँ एक साहित्यकार को साहित्यकार की नजरों से देखना चाहिए, राजनीति चश्मे से नहीं। हमने तो साहित्यकार को साहित्यकार की नजरों से देखा है, लेकिन मनोज जी अगर साहित्यकार सवाल खड़ा कर दे, अगर साहित्यकार को असहिष्णुता नजर आने लगे देश में, अगर साहित्यकार को आतंकवादियों से मोहब्बत हो जाए, तो कौन सी नजरों से देखा जाना चाहिए उसे? मनोज जी। श्वेता जी, आप 10 सेकंड श्वेता जी, आपसे चाहता हूं श्वेता जी, सेकुलरिज्म के जो झंडा बरदार बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, बसपा के लोग, इनमें कोई बुराई नहीं दिखाई देगी। लेकिन ये देखिए कि किस तरह से विवादों से घिरे रहे हैं। 2014 से ये प्रोपगेंडा चला रहे हैं, उस प्रोपगेंडा के सबसे बड़े सरमोर हैं। और आपने देखा कि संदीप पात्रा जी ने आज एक खुलासा किया है, न्यूज़ क्लिक करके एक पोर्टल आया है, किस तरह से वहां पर एक प्राइस टैग बना हुआ है कि जो मोदी सरकार जी संगीत रागी जी जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए। गाली देखो, उसका एक प्राइस बना हुआ है संगीत रागी। इस तरह से एक एजेंडा चलाया जा रहा है इस देश के अंदर, वैमनस्य फैलाया जा रहा है, मजहबी रंग। 1 मिनट 10 सेकंड संगीत रागी जी को दे रही हूं मैं। हाँ, ये जानिए कि मुनव्वर राणा की मानसिकता क्या है। ये वही व्यक्ति है ना जो फ्रांस में कार्टून के मुद्दे पर एक व्यक्ति की हत्या किए जाने को जायज ठहराया था। ये यही व्यक्ति है ना जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। मैंने संगीत रागी जी माफ कीजिएगा, मेरे पास आज वक्त की कमी है। हाँ, मेरे पास वक्त की कमी है। देखिए सवाल तो हम यही कर रहे हैं कि बड़ी इंसाफ की बात होती है तो सही मायनों में इंसाफ की बात होती है, तो अपने बेटे को क्यों नहीं सवालों के घेरे में लाते हुए कार्रवाई की बात करते हैं मुनव्वर राणा? और क्यों डर है योगी आदित्यनाथ से? क्या वो सही काम कर रहे हैं? आतंकवाद पे उन्होंने बहुत बड़ा एक्शन लिया, धर्म परिवर्तन पर बहुत बड़ा एक्शन लिया, क्या ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही है मुनव्वर राणा को? इसलिए डर है या फिर लोगों के मन में जबरदस्ती का नफरत बना करके एक आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है? फिलहाल 5 के प्रहार में आप सभी मेरे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।